जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत बढ़िया होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। आज हम प्रैक्टिस सेट का 5वां क्लास करने वाले हैं। लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 32 तक का कंप्लीट किया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 33 और इसके आगे वाले क्वेश्चन जो है वो देखने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। निम्न के उत्तर दे। देखो, हमको एक डायग्राम दिया गया है त्रिभुज का। कथन में क्या बोला गया है, दिए गए चित्र में एंगल ए बराबर 52 डिग्री होगा। कारण में क्या दिया गया है, त्रिभुज के किसी एक भुजा को बढ़ा दी जाए तब इस प्रकार बना बाह्य कोण इसी त्रिभुज के विपरीत दोनों अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। देखो, हमको एक त्रिभुज दिया गया है, ठीक है, और ये इसका एक भुजा को हमने क्या कर दिया है, बढ़ा दिया है। ये है आपका ए, ये है बी, सी और डी। यहाँ पे आपका कितना एंगल है, 110 डिग्री। यहाँ पे कितना है, 58 डिग्री। और हमको कौन सा एंगल निकालना है, एंगल ए। मतलब हमको ये वाला एंगल निकालना है कि ये एंगल आपका कितना होगा। तो देखो, ये जो आपका क्वेश्चन है वो त्रिभुज के बाह्य कोण के सिद्धांत पर आधारित क्वेश्चन है। और बाह्य कोण का सिद्धांत क्या बोलता है, जब हम किसी त्रिभुज के, ठीक है, जब हम किसी त्रिभुज के किसी एक भुजा को आगे बढ़ाते हैं, जैसे इस केस में हमने भुजा BC को आगे बढ़ाया तो इस प्रकार बना कोण। ये कोण क्या है, आपका बाह्य कोण है, क्योंकि ये त्रिभुज के बाहर बन रहा है, इसलिए क्या होता है, ये बाह्य कोण होता है। तो बाह्य कोण का सिद्धांत क्या बोलता है, किसी त्रिभुज के किसी एक भुजा को आगे बढ़ाने से बना बाह्य कोण। मतलब ये वाला जो कोण है इसी त्रिभुज के विपरीत दो अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। मतलब ये जो आपका कोण होगा वो इसके विपरीत, मतलब इन दोनों कोण के योग के बराबर होगा। मतलब ये जो आपका बाह्य कोण है 110 डिग्री, वो किसके बराबर होगा, इसके विपरीत दो अंतः कोणों के योग के बराबर होगा। मतलब 58 डिग्री प्लस x डिग्री। तो यहां से आप x का वैल्यू निकाल लो, कितना हो जाएगा, 110 डिग्री माइनस 58 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा, 52 डिग्री। तो ये है आपका फाइनल आंसर। मतलब एंगल ए बराबर कितना हो जाएगा आपका, 52 डिग्री। क्लियर, समझ में आया। और हमको कथन में भी यही दिया गया है कि दिए गए चित्र में एंगल ए बराबर कितना है, 52 डिग्री है। मतलब ये एंगल ए कितना हो जाएगा, 52 डिग्री। मतलब कथन हमारा क्या है, बिल्कुल सही है। अब हम देखते हैं कारण। तो कारण में क्या बोला गया है, त्रिभुज के किसी एक भुजा को बढ़ा दी जाए तब इस प्रकार बना बाह्य कोण इसी त्रिभुज के विपरीत दोनों अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। तो सेम चीज मैंने आपको समझाया कि किसी त्रिभुज के एक भुजा को आगे बढ़ाने से बना बाह्य कोण इसके विपरीत दो अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। मतलब कारण भी आपका बिल्कुल सही है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, कथन और कारण दोनों सही है और कारण कथन की सही व्याख्या करता है। मतलब कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए, कथन और कारण दोनों सही हैं और कारण कथन की सही व्याख्या करता है। क्लियर, समझ में आया। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। दिए गए चित्र में यदि QT लंब है PR पर, एंगल TQR बराबर 40 डिग्री तथा एंगल SPR बराबर 30 डिग्री हो तो x बराबर 50 डिग्री होगा, y बराबर 80 डिग्री होगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। देखो, हमको डायग्राम दिया गया है जिसमें एक त्रिभुज है P, Q और R। हमको क्या बोला है, ये जो QT है, ये जो आपका QT है वो किस पे लंब है, PR पर। मतलब इस वाले रेखा पर क्या है, वो लंब है। और आपको ये तो पता होगा कि जब भी हम किसी रेखा पर लंब डालते हैं तो यहां पे कितना कोण बनता है, 90 डिग्री कोण बनता है। क्लियर, समझ में आया। इसका मतलब अगर QT PR पर लंब है तो यहां पे जो कोण बनेगा वो कितना कोण बनेगा, 90 डिग्री कोण बनेगा। क्लियर, समझ में आया। सबसे पहले हमने डायग्राम देखा। डायग्राम में हमको सबसे पहले क्या बोला था, QT, मतलब ये QT लंब है किस पे, PR पर। तो अगर ये इस पे लंब है तो यहां पे जो एंगल बनेगा 90 डिग्री बनेगा। सेम इधर भी कितना बनेगा, 90 डिग्री बनेगा। ठीक, ये समझ में आया। अब हम देखते हैं आगे। अब आप देखो त्रिभुज, अब आप देखो त्रिभुज QTR को। अब हम कौन सा त्रिभुज देखते हैं, QTR। तो देखो यहां पे एक एंगल कितना है, 40 डिग्री,
एक एंगल है आपका 90 डिग्री। तो मुझे ये तीसरा एंगल जो कि x है इसका वैल्यू मिल जाएगा, क्योंकि हमको पता है कि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो हमको दो कोणों का वैल्यू पता है, तो हम तीसरे कोण का भी वैल्यू क्या कर लेंगे, निकाल लेंगे। मतलब ये 40 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस x, तीनों का मिला के कितना आएगा, 180 डिग्री। तो यहां से हम x का वैल्यू निकाल लेंगे, ये कितना हो जाएगा 180 और ये कितना हो जाएगा आपका 130। मतलब इधर आके क्या हो जाएगा, ये -130 डिग्री। मतलब x बराबर कितना आएगा आपका 50 डिग्री। क्लियर, समझ में आया? तो x बराबर कितना हो जाएगा 50 डिग्री, जो कि आपका बिल्कुल सही है। क्लियर। तो डायग्राम वाले क्वेश्चन में आप सिर्फ डायग्राम देखना और आपको जैसे जैसे बोला गया है उसको आप यहाँ पे नोटिस करते जाना कि आखिर हमको क्या क्या बोला है। उसके अकॉर्डिंग आप स्टेप बाय स्टेप चलोगे तो आपको ऑटोमेटिक ही उसका सोल्यूशन मिलते जाएगा। ठीक, समझ में आया? पहले हमने ये लंब वाला देखा तो उससे हमको ये वाला एंगल मिला, और जैसे ही हमको ये एंगल मिला फिर हमने त्रिभुज QTR इसको पकड़ा। तो इस त्रिभुज में हमको दो कोण का वैल्यू पता है, तो अगर हमको दो कोण का वैल्यू पता है तो हम तीसरे कोण का वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोण का योग कितना होता है, 180 डिग्री। हमको दो कोण पता है तो तीसरा भी यहाँ पे क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा 50 डिग्री। क्लियर, समझ में आया? तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका 50 डिग्री। ठीक, अब हम देखते हैं कि हम y का वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो y का वैल्यू निकालने के लिए अब आप देखो त्रिभुज PSR। अब हम कौन सा त्रिभुज देखेंगे, PSR। और ये त्रिभुज हमने क्यों देखा, इसका भी रीजन है, क्योंकि देखो यहां पे हमको एक एंगल पता है 30 डिग्री, और हमको ये जो x है ये भी पता है, x बराबर कितना है आपका 50 डिग्री। और देखो इसी त्रिभुज का यहां पे देखो, यहां पे कौन सा एंगल बना है, y। और आपको मैंने पिछले क्वेश्चन में समझाया था कि ये जो कोण बना है ये कौन सा कोण होगा, ये आपका बाह्य कोण होगा। मतलब त्रिभुज PSR इसका बाह्य कोण क्या है, आपका y है। क्योंकि बाह्य कोण क्या होता है, किसी त्रिभुज के किसी एक भुजा को आगे बढ़ाने से बना कोण क्या कहलाता है, बाह्य कोण कहलाता है। और बाह्य कोण का वैल्यू क्या होता है, बाह्य कोण बराबर इसके विपरीत दो अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। तो बाह्य कोण क्या है आपका y, तो y बराबर क्या हो जाएगा, इसके विपरीत दो अंतः कोणों का योग, मतलब 30 डिग्री प्लस 50 डिग्री। तो आपका y बराबर हो जाएगा 80 डिग्री। तो ये है आपका फाइनल आंसर। इसका मतलब y बराबर कितना होगा, 80 डिग्री। और हमको क्वेश्चन में भी यही दिया गया है, मतलब P और Q दोनों सही है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर A, P और Q दोनों सही है। क्लियर, समझ में आया? आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। दो सहेलियों साक्षी और भूमिका की आय का अनुपात 4:5 है। यदि साक्षी की आय 50% बढ़ जाती है तथा भूमिका की आय 25% घट जाती है, यदि दोनों के नई आय में 3600 रुपए का अंतर है, तो साक्षी की वर्तमान आय क्या होगी, साक्षी की मूल आय क्या होगी, हमको ये निकालना है। तो देखो हमको साक्षी और भूमिका इनके आय का रेशियो कितना दिया गया है, 4:5। ठीक, हमको क्वेश्चन में क्या दिया गया है, साक्षी और भूमिका की आय का अनुपात। फिर क्या बोला है, यदि साक्षी की आय 50% बढ़ जाती है। तो देखो साक्षी की आय का अनुपात कितना था, 4:5 था। और कल के क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था कि कोई भी चीज अपने आप में 100% होता है। इसका मतलब ये जो 4 रेशियो है पहले 100% था। क्लियर, समझ में आया? अब क्या बोला है, इसकी आय 50% बढ़ जाती है। तो अगर पहले 100% था तो अब 50% और बढ़ गया, मतलब 100 + 50 अब कितना हो गया, 150% हो जाएगा। क्लियर, समझ में आया? तो ये हो जाएगा साक्षी के आय का नया अनुपात। ठीक, फिर हम देखते हैं भूमिका का। तो भूमिका का पहले कितना रेशियो था, 5 रेशियो। क्वेश्चन में क्या बोला गया है, भूमिका की आय 25% घट जाती है। तो फिर यहाँ पे सेम कॉन्सेप्ट लगेगा, ये 5 रेशियो पहले 100% का वैल्यू था,
क्योंकि दुनिया की सारी चीजें अपने आप में कितना होता है, 100% होता है। तो ये पहले 100% था, अब इसकी आय 25% घट गई, 25% घट गई मतलब 100 माइनस 25, अब कितना रह गया ये 75%। क्लियर, समझ में आया। तो अब हमको साक्षी और भूमिका की नए आय का रेशियो मिल गया, बट ये फाइनल रेशियो नहीं है, क्योंकि रेशियो मतलब क्या होता है, ये जहां तक कटेंगे हमको वहां तक कटाना पड़ता है। तो देखो यहां भी 100% है, यहां भी 100% है, तो ये कट जाएगा। ये 75% इसको 2 बार में काट देगा, क्योंकि 75 दूनी कितना होता है आपका 150। अब और कुछ नहीं कटेगा, तो ये हो गया इनका फाइनल रेशियो। तो ये कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8, रेशियो कितना हो जाएगा, ये 5। क्लियर, समझ में आया। तो ये साक्षी और भूमिका इनकी नई आय का रेशियो हो गया, नई आय का रेशियो हो गया। कितना मिला, 8:5। क्लियर, समझ में आया। प्रोसेस आपका बहुत ही सिंपल होता है। हमको साक्षी और भूमिका इनके आय का रेशियो दिया गया था, और क्वेश्चन में बोला था साक्षी की आय 50% बढ़ जाती है। तो पहले ये 4 रेशियो 100% का वैल्यू था, 50% बढ़ गया तो कितना हो जाएगा, 150%। उसी प्रकार भूमिका का पहले कितना रेशियो था, 5 रेशियो। तो ये पहले 100% का वैल्यू था, इसकी आय 25% कम हो गई, तो ये कितना हो जाएगा, 75%। और चूंकि ये रेशियो में है, तो जो जो वैल्यू कर सकता है हम उसको वहां तक कटाएंगे। तो फाइनली हमको इनकी नए आय का रेशियो कितना मिलेगा, 8:5। क्लियर, समझ में आया। अब हम देखते हैं कि हमको आगे क्या बोला गया है। हमको बोला गया है यदि दोनों के नए आय में 3600 रुपए का अंतर है, तो देखो इनके आय में कितना अंतर है, 3600 रुपए अंतर है। क्लियर, हमको क्वेश्चन में यही बोला गया है कि इनके आय में 3600 रुपए का अंतर है। क्लियर, समझ में आया। अब मुझे बताओ इनके रेशियो में कितना अंतर है, ये है 8 रेशियो, ये है 5 रेशियो। मतलब रेशियो में अगर हम बात करें तो 3 रेशियो का अंतर है। इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूं कि ये 3 रेशियो का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3600 रुपए हो जाएगा। क्योंकि हम रेशियो की बात करें तो 3 रेशियो का अंतर है, और जब हम रुपए की बात करें तो 3600 रुपए का अंतर है। इसका मतलब ये 3 रेशियो का ही वैल्यू कितना हो जाएगा, 3600 रुपए हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, अब हम अप्लाई करेंगे रेशियो मेथड, जो कि हम सारे क्वेश्चन में अप्लाई करते हैं। तो देखो ये 3600 रुपए 3 रेशियो का वैल्यू है, तो डिवाइड बाय कर दो 3 रेशियो। अब देखो आपको निकालना क्या है, हमको निकालना है साक्षी की वर्तमान आय क्या होगी। तो साक्षी की नए आय का रेशियो कितना है, 8 रेशियो। तो हमको ये 8 रेशियो का वैल्यू निकालना है, तो हम यहाँ पे किससे गुणा करेंगे, 8 रेशियो से गुणा करेंगे। क्लियर, समझ में आया। कटा लो ये रेशियो से ये रेशियो कैंसल, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, कितना हो जाएगा, 12 8 96, मतलब 9600 रुपए। क्लियर, समझ में आया। तो ये हो जाएगा साक्षी की नई आय। क्लियर, समझ में आया। इसका मतलब साक्षी की वर्तमान आय कितनी हो जाएगी, 9600 रुपए। इसकी वर्तमान आय कितनी है, 9600 रुपए। अब दूसरा में क्या बोला गया है, साक्षी की मूल आय क्या होगी। तो मूल आय कैसे निकलता है, इसको थोड़ा ध्यान से देखना। हमको साक्षी की मूल आय निकालना है। तो देखो ये 9600 रुपए जो है ये उसका नया आय है, ये जो 9600 रुपए है ये उसका नया आय है। और नया आय क्या था, उसका नया आय 50% बढ़ गया था। इसका मतलब ये जो 9600 रुपए हमको मिला था ये उसका बढ़ा हुआ आय है। इसका मतलब ये 150% का वैल्यू है। क्लियर, समझ में आया। हमने क्या किया, देखो हमको साक्षी का नया आय मिला कितना, 9600 रुपए। बट ये नया आय एक्चुअल में था क्या, बोला था यदि साक्षी की आय 50% बढ़ जाती है। इसका मतलब ये जो उसका नया आय मतलब जो वर्तमान आय था वो 50% बढ़ा हुआ वाला था, 50% बढ़ा हुआ वाला था। तो अगर ये 50% बढ़ा हुआ वाला है तो इसका परसेंटेज में कितना वैल्यू हो जाएगा, 100 + 50, 150%। ठीक, हमको क्या निकालना है, साक्षी की मूल आय, और मूल आय हमेशा कितना होता है, 100%। इसका मतलब हमको 100% का वैल्यू निकालना है, तो गुणा कर दो आप 100% से। 50 से चल देगा 3 बार में, 50 से चल देगा 2 बार में, 3 × 9, 3 दूनी 6, ये हो जाएगा 00। तो ये कितना हो जाएगा आपका, 32 दूनी 64, मतलब 6400 रुपए। आप ऑप्शन को मत देखना, ऑप्शन में क्या है थोड़ा मिस प्रिंट हो गया है। ठीक है,
तो साक्षी की वर्तमान आय हो जाएगी आपका 9600 रुपए और साक्षी की मूल आय कितनी है 6400 रुपए। ऑप्शन थोड़ा सा गलत टाइप हो गया है, ठीक है। तो इसमें से हम एक ऑप्शन को सही कर देते हैं, साक्षी की वर्तमान आय 9600 रुपए और इसकी मूल आय को क्या कर लो आप 6400 रुपए। ऑप्शन को मत देखना, थोड़ा सा गलत टाइप हो गया है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा आपका सही हो जाएगा। इसका मतलब साक्षी की वर्तमान आय कितनी है 9600 रुपए और साक्षी की मूल आय कितनी हो जाएगी 6400 रुपए। क्लियर, समझ में आया। अगर इसी क्वेश्चन में हमको भूमिका की नई आय और मूल आय पूछता तो हम कैसे करते, देखो हमने यहाँ पे साक्षी का निकाला था तो साक्षी की वर्तमान आय कितनी थी 8 रेशियो, इसीलिए हमने किससे गुणा किया था 8 रेशियो से गुणा किया था। अगर हमको भूमिका की वर्तमान आयु पूछता तो हम किससे गुणा करते 5 रेशियो से गुणा करते, तो हम यहाँ पे 5 रेशियो से गुणा करते। तो ये कितना हो जाता आपका, ये रेशियो से ये रेशियो कैंसिल हो जाता, 12 पंचे 60 मतलब 6000 रुपए। तो अगर भूमिका की वर्तमान आय पूछता तो वो कितना हो जाता 6000 रुपए। और अगर आपको बोलता कि भूमिका की मूल आय कितनी थी तो उसकी मूल आय कैसे निकालते हैं हम, ये जो 6000 रुपए भूमिका की वर्तमान आय है ये कौन से केस में आया है, जब उसकी आय 25% घट गई थी, मतलब ये 75% का वैल्यू है। हमको अगर उसका मूल आय निकालना होता तो हम 100% से गुणा करते, तो ये 25 से 3 बार में जाएगा, 25 से 4 बार में जाएगा, 3 दूनी 6 मतलब ये हो जाएगा आपका 2000 और 2 गुना 4 कितना हो जाएगा 8000 रुपए। क्लियर, समझ में आया। तो अगर भूमिका की वर्तमान आय पूछता तो कितना हो जाता 6000 रुपए और अगर भूमिका की मूल आय पूछता तो कितना हो जाता 8000 रुपए। क्लियर, समझ में आया। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। एक समकोण त्रिभुज में दो न्यून कोणों का अनुपात 4:5 है, तो इन दोनों में से छोटे कोण का मान कितना होगा। यदि किसी त्रिभुज के कोण 5:6:7 के अनुपात में है तो पहले और दूसरे कोण का योग कितना होगा, हमसे यह पूछा गया है। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। पहले में क्या बोला है, एक समकोण त्रिभुज के दो न्यून कोणों का अनुपात 4:5 है। हमारे पास एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है, और हमको इनके दो न्यून कोणों का अनुपात कितना दिया गया है 4:5 दिया गया है। तो देखो ऐसे क्वेश्चन में आपको डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं होती, मैं बस आपको समझाने के लिए यहाँ पे बना के बता रहा हूं, क्योंकि मुझे यहाँ पे आपको एक कॉन्सेप्ट सिखाना है। तो देखो जब भी हम बात करते हैं समकोण त्रिभुज की, तो जब हमारा त्रिभुज समकोण त्रिभुज होता है तो बाय डिफॉल्ट जो अन्य दो कोण होंगे वो हमेशा न्यून कोण होंगे, वो हमेशा क्या होंगे न्यून कोण होंगे। और मैं आपको इसको अलग से क्यों समझा रहा हूं, क्योंकि व्यापम आजकल डायरेक्ट पूछ देते हैं, आपको वो स्टेटमेंट दे देगा कि समकोण त्रिभुज के दो अन्य कोण हमेशा न्यून कोण होते हैं, एक न्यून कोण होता है एक अधिक कोण होता है। मतलब इस टाइप का क्वेश्चन आपका डायरेक्ट बन सकता है, इसीलिए मैंने इसको समझाने के लिए आपको डायग्राम बनाया है। क्लियर, समझ में आया। तो जब भी हम समकोण त्रिभुज की बात करते हैं तो अगर त्रिभुज समकोण त्रिभुज है तो उसके जो दो अन्य कोण होंगे वो हमेशा न्यून कोण होता है। ठीक, समकोण त्रिभुज मतलब यहां का एंगल कितना हो जाएगा 90 डिग्री। तो अगर ये 90 डिग्री है तो आपका ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों का मिला के कितना होना चाहिए 90 डिग्री, तभी तो तीनों एंगल को मिला के कितना आएगा 180 डिग्री। मतलब अगर समकोण त्रिभुज है तो ये हो जाएगा आपका 90 डिग्री। तो ये जो बचा हुआ आपका दो एंगल है, ये जो आपका बचा हुआ दो एंगल है, इन दोनों का मिलाकर कितना होगा आपका 90 डिग्री होगा। तभी तो 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री कितना होगा 180 डिग्री। क्लियर। तो मैं आपको ये क्यों समझा रहा हूं इसको मैं अब बताता हूं। देखो हमको दोनों न्यून कोण का रेशियो दिया गया है 4:5 और हमने यहां पे देखा दोनों न्यून कोणों का योग कितना होना चाहिए 90 डिग्री होना चाहिए, और दोनों का रेशियो कितना दिया गया है हमको 4:5। तो दोनों का मिला के कितना हो जाएगा रेशियो 9 रेशियो। इसका मतलब ये 9 रेशियो का वैल्यू भी कितना होगा आपका 90 डिग्री होगा। क्लियर, समझ में आया। क्योंकि एक आपका कोण कितना है, ये है आपका 4 रेशियो और ये वाला है आपका 5 रेशियो। ठीक है, तो
इन दोनों का मिला के ही तो कितना आया है, 90 डिग्री आया है। मतलब 4 रेशियो प्लस 5 रेशियो, टोटल 9 रेशियो का वैल्यू ही कितना है आपका, 90 डिग्री है। इसका मतलब ये जो 90 डिग्री है वो हमारा 9 रेशियो का वैल्यू है। तो डिवाइड बाय कर दो 9 रेशियो। फिर हमको क्या निकालना है, छोटे कोण का मान। तो दोनों में से छोटा कोण कौन सा है, 4 रेशियो वाला। तो गुणा कर दो 4 रेशियो से, ये रेशियो से ये रेशियो कैंसल, 9 इसको 10 बार में काट देगा, कितना हो जाएगा, 10 चौक 40 डिग्री। तो ये है आपका फाइनल आंसर। इसका मतलब छोटे कोण का मान कितना होगा, 40 डिग्री। कितना होगा, 40 डिग्री। ठीक, समझ में आया। तो आपको एग्जाम में ऐसा नहीं करना। अब आप देखो कि आपको एग्जाम में इसको कैसे सॉल्व करना है। आपको डायग्राम बनाने की कोई जरूरत है ही नहीं। इसको हम देखते हैं कि इसको एग्जाम हॉल में आप कैसे सॉल्व करोगे। ये आपका मुश्किल से 5 सेकंड का सॉल्यूशन होगा। देखो हमको बोला है एक समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज सुनते ही आपको याद आना चाहिए कि अगर त्रिभुज समकोण त्रिभुज है तो जो बचा हुआ 2 कोण होगा वो दोनों कोण को मिला के कितना होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। इसलिए मैंने पहले आपको डायग्राम से समझाया। ठीक, अब आपको समझ में आ गया कि त्रिभुज अगर समकोण त्रिभुज है तो वो एंगल कितना हो जाएगा आपका, 90 डिग्री। तो जो बचा हुआ आपका अन्य 2 कोण होगा जो कि हमेशा क्या रहता है, न्यून कोण। तो दोनों न्यून कोणों को मिला के कितना होगा आपका, 90 डिग्री। ठीक है, दोनों को मिला के कितना होगा, 90 डिग्री। और अगर हम बात करें रेशियो की तो दोनों का रेशियो कितना दिया गया है, 4:5। और हमने क्या देखा, दोनों का मिला के 90 डिग्री है। तो रेशियो में कितना हो जाएगा, 4 + 5 9 रेशियो। मतलब ये 90 डिग्री 9 रेशियो का वैल्यू है। ठीक, तो 90 डिग्री डिवाइड बाई 9 रेशियो। अब हमको जिसका वैल्यू निकालना होता है उसका हम गुणा करते हैं। हमको छोटा कोण निकालना है। तो छोटा कौन सा है, 4 रेशियो वाला। तो यहां पे गुणा कर देंगे 4 रेशियो से। अगर आपको बोलता बड़ा कोण तो बड़ा कौन सा हो जाता, 5 रेशियो वाला। तो गुणा हम करते किससे, 5 रेशियो से। कटा लो इसको, कितना आ जाएगा आपका, 40 डिग्री। क्लियर, समझ में आया। तो ये है आपका फाइनल आंसर। अगला देखते हैं, यदि किसी त्रिभुज के कोण 5:6:7 के अनुपात में है तो पहले और दूसरे कोण का योग कितना होगा। तो ये भी आपका एकदम आसान है। आपको ये तो पता होगा कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, तीनों कोणों का योग बराबर कितना होता है, 180 डिग्री। और हमको इस क्वेश्चन में तीनों कोण का रेशियो दिया गया है 5:6:7। इसका मतलब ये तीनों रेशियो का मिला के ही कितना वैल्यू आएगा, 180 डिग्री आएगा। तो अगर मैं बात करूं रेशियो में तो रेशियो में कितना वैल्यू है, 5, 6, 11 और 7, 18। मतलब ये 18 रेशियो का ही वैल्यू कितना है हमारा, 180 डिग्री। क्लियर, समझ में आया। तो आप क्वेश्चन देखते ही कैसे सॉल्व करोगे, हमको त्रिभुज के तीनों कोण का रेशियो दिया गया है और हमको पता है कि त्रिभुज के तीनों कोण का योग कितना होता है, 180 डिग्री। मतलब वो जो 180 डिग्री है वो इन तीनों रेशियो का योग है। तो तीनों रेशियो का योग मतलब 5, 6, 11 और 7, 18। मतलब वो 180 डिग्री, ये 18 रेशियो का वैल्यू है। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो 180 डिग्री है ये 18 रेशियो का वैल्यू है। तो डिवाइड बाई कर दो 18 रेशियो। फिर हम करते हैं गुणा। और गुणा किससे करते हैं, जिसका वैल्यू हमको निकालना होता है। हमको किसका निकालना है, तो पहले और दूसरे कोण का योग। तो पहला और दूसरा का योग कितना हो जाएगा, पहला कोण है आपका 5 रेशियो, दूसरा है आपका 6 रेशियो। तो इनका योग कितना हो जाएगा, 11 रेशियो। इसका मतलब हमको 11 रेशियो का वैल्यू निकालना है। तो हम किससे गुणा करेंगे, यहाँ पे 11 रेशियो से। ये रेशियो से ये रेशियो कैंसल, 18 इसको 10 बार में काट देगा, कितना आ जाएगा, 110 डिग्री। तो ये है आपका फाइनल आंसर। क्लियर, समझ में आया। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 110 डिग्री। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, 40 और 110। 40 और 110 मतलब ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्लियर, समझ में आया। तो अगर आपको क्लास अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज आप लोग से रिक्वेस्ट है कि प्लीज लाइक और कमेंट जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ जितना ज्यादा हो सके वीडियो को शेयर करना, ताकि मुझे भी थोड़ा सा सपोर्ट मिल सके। क्लियर, समझ में आया। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। एक कक्षा में 150 विद्यार्थियों का औसत भार 80 किलोग्राम है
कक्षा में लड़कों और लड़कियों का औसत भार क्रमशः 85 और 70 किलोग्राम है, तो कक्षा में लड़कों की संख्या कितनी होगी, कक्षा में लड़कियों की संख्या कितनी होगी। मतलब हमको लड़के और लड़कियों की संख्या यहाँ पे निकालना है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले आपको मैं कॉन्सेप्ट समझाता हूं। तो वो कॉन्सेप्ट क्या है, जब आपको दो अलग अलग चीजों का औसत दिया जाए, जैसे इस क्वेश्चन में हमको लड़के और लड़कियों इनका अलग अलग औसत दिया गया है। बॉयज का कितना बोला गया है औसत 85 किलोग्राम और गर्ल्स का इनका कितना बोला गया है 70 किलोग्राम। ठीक है, तो जब भी आपको क्वेश्चन में दो अलग अलग चीजों का औसत दिया जाए और दोनों को मिला के कंबाइन औसत दिया जाए, जैसे यहाँ पे टोटल विद्यार्थियों का औसत कितना दिया गया है 80 किलोग्राम, तो टोटल लोग का और टोटल में कौन कौन हो जाएंगे बॉयज प्लस गर्ल्स, तो दोनों को मिला के कितना औसत दिया गया है हमको 80 किलोग्राम। मतलब बॉयज का अलग से दिया गया है 85 किलोग्राम औसत भार, लड़कियों का अलग से दिया गया है 70 किलोग्राम औसत भार और दोनों को मिला के कंबाइन दिया गया है 80 किलोग्राम। तो ये कॉन्सेप्ट क्या होता है, इसको आप ध्यान से समझना। जब भी हमको दो अलग अलग चीजों का औसत भार दिया जाता है और दोनों को मिला के कंबाइन औसत दिया जाता है, तो हम ऐसे क्वेश्चन में एलिगेशन मेथड लगाते हैं। मतलब इस क्वेश्चन को हम एलिगेशन मेथड से सॉल्व करेंगे और एलिगेशन मेथड क्या होता है उसको आप ध्यान से समझना। देखो, हमको लड़के और लड़कियों मतलब बॉयज और गर्ल्स इनका औसत भार दिया गया है 85 और 70। बॉयज का कितना दिया गया है औसत भार 85 किलोग्राम और लड़कियों का कितना दिया गया है 70 किलोग्राम। ठीक है, तो एलिगेशन मेथड में क्या होता है, एक साइड आप बॉयज रख दो, एक साइड आप रख दो गर्ल्स। उसके बाद हम क्या करेंगे, हमको जो दोनों का मिला के औसत भार दिया गया है 80 किलोग्राम, इस औसत भार को हम कहां पे लिखेंगे, यहां पे लिखेंगे। मतलब इन दोनों से थोड़ा सा नीचे बीचों बीच। क्लियर? तो देखो, ये हो गया बॉयज का औसत भार, ये हो गया गर्ल्स का औसत भार, और जो दोनों को मिला के रहता है बीच में लिखते हैं। फिर हम करते हैं यहाँ पे क्रॉस, और क्रॉस में क्या करते हैं, हम माइनस करते हैं। माइनस क्या करते हैं, बड़े में से छोटे को घटाते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्रॉस माइनस करेंगे। मतलब हम इस वाले को लेते हैं, तो इसमें हम जब माइनस करेंगे तो बड़े में से छोटे को घटा दो, मतलब 80 माइनस 70 कितना आएगा यहाँ पे 10। ठीक, अब हम चलते हैं इस वाले क्रॉस में। अब हम यहाँ पे माइनस करेंगे, तो यहाँ पे बड़ा क्या है 85, तो 85 माइनस 80 कितना आएगा 5। क्लियर? समझ में आया? तो अब हमको बॉयज और गर्ल्स इनका रेशियो मिल गया, बट ये फाइनल रेशियो नहीं है। ठीक है, ये जो होता है आपका रेशियो में होता है, और रेशियो में हम क्या करते हैं, ये जहां तक कटता है हम उसको वहां तक कटाते हैं। तो ये दोनों 5 से कट रहे हैं, तो 5 दूनी 10 और ये 5 एकम 5, तो हमारा फाइनल रेशियो कितना मिलेगा 2:1। मतलब बॉयज का रेशियो कितना हो जाएगा आपका 2 रेशियो, गर्ल्स का कितना हो जाएगा आपका 1 रेशियो। क्लियर? समझ में आया? तो एलिगेशन मेथड हम कब लगाते हैं, जब हमको दो अलग अलग चीजों के बारे में बोला जाए और दोनों को कंबाइन करके बोला जाए। जैसे यहाँ पे हमको बॉयज का अलग औसत भार दिया था, गर्ल्स का भी अलग औसत भार दिया था, और दोनों को कंबाइन करके भी आपको क्या दिया था, औसत भार दिया था। मतलब इस क्वेश्चन में हम एलिगेशन मेथड अप्लाई करेंगे, तो बॉयज के नीचे बॉयज का लिख देना, मतलब 85 किलोग्राम, गर्ल्स के नीचे गर्ल्स का मतलब 70 किलोग्राम। फिर जो दोनों का कंबाइन रहता है उसको हम बीचों बीच लिखते हैं। फिर हम क्रॉस माइनस करते हैं, मतलब इस वाली लाइन को लोगे तो बड़े में से छोटे को घटा दो, मतलब 85 माइनस 80 कितना आएगा 5। अब इस वाले में माइनस करो तो 80 माइनस 70 कितना आएगा 10। तो यहाँ पे जो आपको वैल्यू मिलेगा वो हमेशा रेशियो में होता है, और रेशियो में हम क्या करते हैं, ये दोनों जहां तक कटता है उसको हम वहां तक कटाते हैं। तो ये 5 से कट रहा है 2 बार में, 5 से कट रहा है 1 बार में, मतलब हमारा फाइनल रेशियो कितना मिलेगा 2:1। और एक चीज हमेशा याद रखना, जो जिसके नीचे रहता है वो उसी का रेशियो रहता है। जैसे यहाँ पे 2 रेशियो आया है तो ये बॉयज का रेशियो है, यहाँ पे 1 रेशियो है तो ये गर्ल्स का रेशियो है। मतलब अब हमको बॉयज और गर्ल्स इनका रेशियो मिल गया 2:1। क्लियर? समझ में आया? अब इसको आप सॉल्व कर लो। देखो, हमको बोला है एक कक्षा में 150 विद्यार्थियों का, मतलब क्लास में टोटल कितने लोग हैं 150 लोग हैं, और टोटल विद्यार्थी मतलब बॉयज प्लस गर्ल्स, क्योंकि स्टूडेंट मतलब कौन कौन होंगे, बॉयज
और गर्ल्स दोनों को मिलाएंगे तो कुल विद्यार्थी मिल जाएंगे, मतलब बॉयज प्लस गर्ल्स इनका टोटल वैल्यू कितना है 150। और अगर हम बात करें रेशियो में, तो रेशियो में कितना वैल्यू है, बॉयज है 2 रेशियो, गर्ल्स हैं 1 रेशियो, मतलब टोटल इन लोग 3 रेशियो हैं। और इसी 3 रेशियो का हमको एक्चुअल वैल्यू कितना दिया गया है, 150 दिया गया है। क्लियर, समझ में आया? तो एलिगेशन मेथड आपको समझना पड़ेगा और एलिगेशन आपका बहुत ही आसान होता है। ठीक, आपको बस यहाँ पे क्रॉस माइनस करना रहता है, बड़े में से छोटे को घटा दो, फिर जो जिसके नीचे है वो उसी का रेशियो होता है। तो ये 2 रेशियो 1, मतलब बॉयज का रेशियो है 2, गर्ल्स का रेशियो है 1। फिर हमने क्वेश्चन में देखा टोटल कितने स्टूडेंट हैं 150, और टोटल स्टूडेंट मतलब बॉयज प्लस गर्ल्स, मतलब बॉयज प्लस गर्ल्स का मिला के कितने हैं टोटल 150। और अगर हम बात करें रेशियो में, तो रेशियो में कितने हैं इन लोग 3 रेशियो, मतलब ये 3 रेशियो का एक्चुअल वैल्यू कितना है 150। फिर हम यहाँ पे रेशियो मेथड अप्लाई करेंगे, ये जो 150 स्टूडेंट हैं वो टोटल 3 रेशियो का वैल्यू है, तो डिवाइड बाय करेंगे हम 3 रेशियो। हमको क्या निकालना है, कक्षा में लड़कों की संख्या, तो लड़के कितना है 2 रेशियो, तो यहाँ पे हम 2 रेशियो से गुणा कर देंगे, ये रेशियो से ये रेशियो कैंसल, 3 पंचे 15 और ये 0, कितना हो जाएगा 50 दूनी 100, मतलब बॉयज कितने हो जाएंगे 100। तो ये है आपका फाइनल आंसर, मतलब लड़कों की संख्या कितनी हो जाएगी 100। तो टोटल 150 लोग थे, अगर बॉयज 100 हैं तो लड़कियां कितना हो जाएंगी 150 माइनस 100, 50 लड़कियां हो जाएंगी। क्लियर? और अगर आपको रेशियो मेथड से देखना है तो देखो गर्ल्स का रेशियो कितना है 1 रेशियो, तो यहां पे आप 1 रेशियो से गुणा कर देना, ठीक है, तब भी आपको कितना मिलेगा 50 मिलेगा, 50 एकम 50, तो गर्ल्स कितनी हो जाएंगी 50 हो जाएंगी। क्लियर, समझ में आया? तो लड़कों की संख्या 100, लड़कियों की संख्या कितनी हो जाएगी 50, मतलब 100 और 50, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्लियर, समझ में आया? आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार का औसत तापमान 40 डिग्री सेल्सियस था। गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार का औसत तापमान 41 डिग्री सेल्सियस था। यदि शनिवार का तापमान 42 डिग्री सेल्सियस था तो बुधवार का तापमान कितना होगा, हमसे ये पूछा गया है। तो देखो ये औसत वाला क्वेश्चन है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमको दिया है बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार का औसत तापमान 40 डिग्री सेल्सियस था, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार का टोटल तापमान कितना था ये निकालेंगे। मतलब सबसे पहले हम क्या करेंगे, बुधवार मतलब वेडनेसडे प्लस गुरुवार मतलब थर्सडे प्लस शुक्रवार मतलब फ्राइडे, इन तीनों दिन का मिला के टोटल कितना टेम्परेचर था ये निकालेंगे। तो टोटल टेम्परेचर कैसे निकलेगा, औसत गुणा आंकड़ों की संख्या, तो औसत कितना है 40 डिग्री, फिर हम किससे गुणा करते हैं, आंकड़ों की संख्या से, तो यहाँ पे 3 दिन है, 3 से गुणा करेंगे। क्लियर, समझ में आया? क्योंकि कुल योग कैसे मिलता है, देखो औसत बराबर होता है आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या, तो अगर मुझे आंकड़ों का योग चाहिए तो औसत और ये जो आपका आंकड़ों की संख्या डिवाइड में रहता है वो इधर आके औसत से गुणा हो जाएगा, मतलब आंकड़ों का कुल योग बराबर औसत गुणा आंकड़ों की संख्या होता है। तो अगर मैं ये करूंगा तो मुझे बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार तीनों दिन का टोटल तापमान मिल जाएगा, ये कितना होगा 120 डिग्री सेल्सियस। क्लियर, समझ में आया? अब हम चलते हैं आगे। आगे क्या बोला गया है, गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार का औसत तापमान 41 डिग्री सेल्सियस था। तो अब हम क्या करेंगे, गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार इन तीनों दिन का कुल तापमान निकालेंगे, तो ये क्या हो जाएगा आपका औसत गुणा आंकड़ों की संख्या मतलब 3 दिन, तो ये कितना हो जाएगा आपका 123 डिग्री सेल्सियस। ठीक, तो ये हो जाएगा आपका इक्वेशन 1 और ये हो जाएगा आपका इक्वेशन 2। ठीक, अब हम क्या करेंगे, बड़े वाले में से छोटे वाले को घटाएंगे, तो बड़ा वाला क्या है 123 डिग्री, छोटा क्या है 120 डिग्री, मतलब अब हम इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 करेंगे। तो जब मैं इसमें से इसको घटाऊंगा तो जो भी कॉमन टर्म है वो कट जाएगा। तो देखो यहां भी थर्सडे है, यहां भी थर्सडे है, यहां भी फ्राइडे है, यहां भी फ्राइडे है, तो ये सब क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। क्लियर, समझ में आया?
तो जब हम इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 करेंगे तो जो भी दोनों में कॉमन टर्म होगा वो कट जाएगा, मतलब थर्सडे और फ्राइडे दोनों जगह कट जाएंगे। तो यहाँ पे इक्वेशन 2 में क्या बचेगा, सैटरडे, माइनस इसमें क्या बचेगा आपका वेडनेसडे, और इधर कितना बचेगा आपका 123 माइनस 120 मतलब 3 डिग्री सेल्सियस। क्लियर, समझ में आया। हमने क्या किया, हमको सबसे पहले बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार का औसत तापमान दिया था, तो हमने सबसे पहले तीनों दिन का कुल तापमान निकाल लिया। ठीक, ये हो जाएगा आपका इक्वेशन 1। फिर हमको गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार का औसत तापमान दिया था, तो हम अगले में क्या करेंगे, इन तीनों दिन का कुल तापमान निकालेंगे, ये हो जाएगा आपका इक्वेशन 2। फिर हम क्या करते हैं, बड़े वाले में से छोटे वाले को घटाते हैं, मतलब इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 करेंगे। तो जब हम इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 करेंगे तो जो दोनों में कॉमन टर्म होगा वो कट जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचेगा आपका सैटरडे, माइनस यहाँ पे क्या बचेगा आपका वेडनेसडे, और इधर क्या बचेगा आपका 3 डिग्री। ठीक है, फिर हमको क्या दिया गया है, यदि शनिवार का तापमान 42 डिग्री सेल्सियस था तो सैटरडे का कितना था 42 डिग्री सेल्सियस, माइनस क्या हो जाएगा आपका वेडनेसडे बराबर 3 डिग्री सेल्सियस। हमको वेडनेसडे का निकालना है तो इसको इधर ले आओ, तो वेडनेसडे बराबर क्या हो जाएगा 42 डिग्री, और ये +3 इधर आके क्या हो जाएगा -3 डिग्री सेल्सियस। तो वेडनेसडे बराबर क्या हो जाएगा आपका 39 डिग्री सेल्सियस। तो ये है आपका फाइनल आंसर, जो कि है आपका ऑप्शन नंबर ए। क्लियर, समझ में आया। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। निम्न कथनों के जवाब दें। एक दुकानदार ने 35% केले बेचे और अभी भी उसके पास 325 केले बचे हुए हैं, तो मूल रूप से उसके पास कितने केले थे। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। देखो, कोई एक दुकानदार है, वो 35% केला बेच देता है, तो मुझे बताओ अगर वो 35% केला बेच दिया तो उसके पास कितना % केला बचा होगा। टोटल कोई भी चीज हमेशा कितना होता है 100%। तो अगर इस 100% केले में से 35% केला बेच दिया तो उसके पास कितना बचेगा 65% केला बचेगा। क्लियर, ये चीज समझ में आया। टोटल कोई भी चीज अपने आप में कितना होता है हमेशा 100%। इसका मतलब पहले उसके पास 100% केला था, उसने 35% केला बेच दिया तो उसके पास बचा कितना होगा % केला बचा होगा, और इसी बचे हुए केले का एक्चुअल वैल्यू कितना है 325। हमको बोला है ना उसके पास 325 केले बचे हुए हैं, तो जो बचे हुए केलों का परसेंटेज है 65%, इसका एक्चुअल वैल्यू कितना है 325। क्लियर, बहुत ही आसान है। 35% केला बेच दिया तो कितना केला बचेगा 65% केला बचेगा। ठीक, 65% केला बचा, और इस बचे हुए केले का एक्चुअल वैल्यू कितना है 325। इसका मतलब ये जो 325 केले हैं ये आपका 65% का वैल्यू है, तो डिवाइड बाय कर दो 65% से। हमको क्या निकालना है, मूल रूप से उसके पास कितने केले थे। तो मूल रूप से कोई भी चीज हमेशा अपने आप में 100% होता है, तो हमको 100% का वैल्यू निकालना है, तो गुणा कर दो 100% से। ये परसेंट से ये परसेंट कट जाएगा, 65 इसको 5 बार में काट देगा, तो कितना हो जाएगा 5 × 100 मतलब 500 केला, 500 केले। तो ये है आपका फाइनल आंसर। इसका मतलब उस दुकानदार के पास मूल रूप से कितने केले थे 500 केले थे, 500 केले थे। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। अगला देखते हैं, क्यू में क्या बोला गया है। यदि किसी स्कूल में 60% छात्र बालक हैं तथा बालकों की संख्या 1218 है, तो बालिकाओं की संख्या कितनी होगी। देखो, किसी स्कूल में 60% छात्र बालक हैं, मतलब बॉयज कितने हैं 60%। तो अगर 60% बॉयज हैं तो गर्ल्स कितनी हो जाएंगी 40% हो जाएंगी। क्लियर, समझ में आया। और ये जो 60% लड़के हैं इनका एक्चुअल वैल्यू कितना दिया गया है, बालकों की संख्या 1218 है, तो इनका एक्चुअल वैल्यू कितना दिया गया है हमको 1218। यहाँ पे हम रेशियो मेथड लगाएंगे। ये जो 1218 है ये 60% का वैल्यू है, हमको किसका निकालना है बालिकाओं की संख्या, मतलब हमको 40% का वैल्यू निकालना है, तो गुणा कर दो यहाँ पे 40% से। 20 इसको 2 बार में काट देगा, 20 इसको 3 बार में काट देगा, 3 चौक 12, ये हो जाएगा 0, 3 छक्को 18, तो ये कितना हो जाएगा आपका 812।
इसका मतलब गर्ल्स की संख्या कितनी हो जाएगी 812। तो ये है आपका फाइनल आंसर। तो बालिकाओं की संख्या कितनी हो जाएगी 812। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका 500 और 812, 500 और 812, मतलब ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्लियर, समझ में आया? आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। कोई सामान 8% लाभ पर बेचा जाता है, यदि इसे 721 रुपए अधिक लेकर बेचा जाता तो लाभ 15% होता, तो बताएं वस्तु का क्रय मूल्य 10,300 रुपए होगा। वस्तु पर 10% का लाभ प्राप्त करने के लिए इसे 11,500 रुपए में बेचना पड़ेगा। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। देखो, कोई सामान 8% लाभ पर बेचा जाता है, कोई सामान 8% लाभ पर बेचा जाता है और बोला है अगर इसे 721 रुपए अधिक में बेचते तो हमको कितना लाभ होता? 15% लाभ होता। क्लियर, समझ में आया? मतलब पहले हमको 8% का प्रॉफिट हो रहा था, अगर हम 721 रुपए अधिक में उस सामान को बेचते तो हमको कितना लाभ होता? 15% का लाभ होता। तो मुझे बताओ यहाँ पे लाभ में कितना परसेंट का वृद्धि हो रहा है? ये है 8%, ये है 15%, मतलब हमको 7% का यहाँ पे एक्स्ट्रा लाभ हो रहा है। क्लियर, समझ में आया? तो अब आपको यहाँ पे क्लियर दिख रहा होगा कि ये 7% का एक्चुअल वैल्यू कितना है? 721 रुपए है, क्योंकि रुपए में कितना बढ़ा है? 721 रुपए। और ये 721 रुपए बढ़ने के नाम से प्रॉफिट का परसेंटेज कितना बढ़ा है? 7%। मतलब इसी 7% का वैल्यू कितना है आपका? 721 रुपए। मतलब ये 721 रुपए 7% का वैल्यू है, तो डिवाइड बाय कर दो 7% से। फिर हम करते हैं गुणा, और गुणा किससे करते हैं? जिसका वैल्यू हमको निकालना होता है, हमको वस्तु का क्रय मूल्य निकालना है। और आप जानते होंगे क्रय मूल्य हमेशा 100% होता है, मतलब हमको 100% का वैल्यू निकालना है, तो गुणा कर दो 100% से। ये परसेंट से ये परसेंट कैंसल, 7 एकम 7, 0, 7 तिया 21, ये कितना हो जाएगा आपका? 10,300 रुपए। इसका मतलब कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 10,300 रुपए। तो ये है आपका फाइनल आंसर। और हमको क्वेश्चन में भी यही दिया गया था कि वस्तु का क्रय मूल्य 10,300 रुपए होगा, तो कथन पी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, अब हम देखते हैं क्यू में हमको क्या बोला गया है। वस्तु पर 10% का लाभ प्राप्त करने के लिए इसे 11,500 रुपए में बेचना पड़ेगा। तो चलिए इसको भी हम चेक कर लेते हैं। देखो, ये 721 रुपए 7% का वैल्यू है। फिर हम करते हैं गुणा, और गुणा किससे करेंगे? देखो, हमको 10% का लाभ प्राप्त करना है, तो हमारा एसपी कितना हो जाएगा? 100 + 10, 110%। मतलब हमको 110% का वैल्यू निकालना है, तो यहाँ पे गुणा कर देंगे 110% से। ये परसेंट से ये परसेंट कैंसल, 7 एकम 7, 7 तिया 21, ये कितना हो जाएगा आपका? 11 तिया 33, 11 एकम 11, और ये आपका 10, मतलब 11,330 रुपए। तो हमारा सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? 11,330 रुपए। तो ये है आपका फाइनल आंसर। इसका मतलब वस्तु पर 10% का लाभ प्राप्त करने के लिए इसे 11,330 रुपए में बेचना पड़ेगा। 11,330 रुपए में बेचना पड़ेगा। बट हमको क्वेश्चन में क्या दिया गया है? 11,500 रुपए। तो ये हो जाएगा आपका गलत, मतलब पी सही है, क्यू गलत है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, पी सही लेकिन क्यू गलत। क्लियर, समझ में आया? तो ये था आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन। इससे आगे हम अगली क्लास में पढ़ने वाले हैं। तो अगर आपको क्लास अच्छा लगा होगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और मेरे चैनल नूरेश क्लासेस को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।